स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो लास्ट क्लास आप लोग का एग्जाम था, पर आप लोगों ने बोला सर एग्जाम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमारा फ्री कॉन्सेंट था, खत्म कर दीजिए। सो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फ्री कॉन्सेंट कंप्लीट कर दिया, जिसमें हम लोगों ने कोएर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक के बारे में पढ़ा। और हमें मालूम पड़ा फ्री कॉन्सेंट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. It refers to identity of mind, meetings of minds, where the parties to a contract are not agreed upon the same thing at the same time in the same sense. That means वहाँ पे absence of free consent, their consent is not ad idem. They are not aware about the subject matter, terms and condition of the contract. Yeah, they enter into a contract forcibly. They enter into a contract by mistake. They enter into a contract under any mutual mistake बच्चों. That is known as the absence of free consent. And a contract made on the basis of the absence of free consent is completely not enforceable by law. Agreement is not enforceable by law. That contract can never said to be a valid contract. सो फ्री कॉन्सेंट बच्चों, आपका एग्जाम का एक शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। एंड वैसे भी बच्चों 2-3 साल पहले आपको फ्री कॉन्सेंट भी एग्जाम में आया है। आई थिंक इसके सारे पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, पर अगर आप फ्री कॉन्सेंट को फिर से नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे 2 बार 3 बार 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड रेगुलरली उसको वीकली अगर 1-2 बार नहीं पढ़ेंगे, कुछ दिनों के बाद आप उसके बारे में भूल जाएंगे। सारे टर्म्स बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोएर्सियन रेफर्स टू व्हेन ए पर्सन एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्सिबली. कोएर्सियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस रेफर्स टू द अनफेयर यूज ऑफ वंस पावर बा सुपीरियर पावर ऑफ द वीकर सेक्शन के ऊपर बच्चों. फ्रॉड रेफर्स टू बच्चों इंटेंशनली व विलफुली नोइंगली मिस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट. बट बच्चों मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब इनोसेंटली मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट. एंड बच्चों मिस्टेक मीन्स एररनियस बिलीफ. कोई चीज गलत है पर आप उसको सोच रहे हो कि ये गलत नहीं है, दैट इज नोन एज मिस्टेक. सो वट एवर मे बी द कॉज फैक्टर हो, कोएर्सियन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, आपका फ्रॉड हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो या मिस्टेक हो, ऑल दीज फैक्टर्स रिप्रेजेंट्स दैट there is no free consent, there is lack of free consent. That is why the contract is never said to be a valid contract, and this is called free consent and factors. ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था. आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है ये बेसिक पार्ट्स में से जुड़ा है, पर बेसिक पार्ट से बाहर आके क्वेश्चंस है. एंड जैसे कि बच्चों और एक टर्म्स हम पढ़े थे वॉइड एग्रीमेंट. आज हम वॉइड एग्रीमेंट के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे. सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी वॉइड. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड एग्रीमेंट एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांस. तो आज का क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड एग्रीमेंट एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी वॉइड. वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, किस किस सिचुएशन में, किस किस परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस में एक एग्रीमेंट को बच्चों वॉइड बोला जाता है. आपको अगर मैं याद दिला दूं बच्चों, मैंने आपको जब व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनिए बच्चों. जब मैंने आपको पढ़ाया था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रिमेंबर बच्चों, ध्यान से पूरा देखो. मैं बोल रहा हूं लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप मुझे याद है, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, उसके बाद कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉन्सेंसस एंड आइटम. एंड उसके बाद अच्छा एक पॉइंट था नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. याद करो. एंड मैंने वहां पे लिखा था बच्चों, एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली एज वॉइड एंड एन एग्रीमेंट बिटवीन सेक्शन 24 to 30. वहां पे लिखा था, मैंने बोला था 24 से लेके 30 के अंदर जो एग्रीमेंट्स होते हैं बच्चों वो वॉइड होते हैं.
वो वैलिड नहीं होते हैं। और मैंने तो आपको बोला था आपको 24 से 30 के अंदर जो भी एग्रीमेंट सारे वॉइड है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर आपको सिर्फ वहां पे लिखना था 24 से 30 के अंदर जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, व्हेनेवर आई टॉट यू अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द एलिमेंट्स नंबर बच्चों 7, दैट वाज बच्चों था जो अभी है नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। आप जा सकते हैं एंड देख सकते हैं वहां पे लिखा था एंड क्लियरली स्पेसिफाई लिखा था वहां पे सेक्शन 24 से 30 के अंदर जो एग्रीमेंट्स हैं उनको बच्चों वॉइड एग्रीमेंट बोला जाता है। सो आपको याद आया शायद। उसके बावजूद मैंने आपको फिर से पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वहां पे बच्चों पहला था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट, उसके बाद वॉइडेबल अनएनफोर्सेबल मैंने बताया था। ओके बच्चों, याद करो, हर चीज पढ़ना चाहिए, हर चीज याद रहना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के बाद ऑन द बेसिस ऑफ आपका था फॉर्मेशन, उसमें आपका था एक्सप्रेस था, इम्प्लाइड था, क्वासी था, उसके बाद ई कॉम था, टैसिट था, एंड उसके बाद मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बोला था एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटिव में यूनिलेटरल, एग्जीक्यूटरी में यूनिलेटरल, बायलेटरल, एंड फाइनली इंग्लिश लॉ में सिंपल एंड फॉर्मल। हर चीज को याद रखना है, A to Z, मुझसे भी बेहतर आपको याद रखना है। सो बच्चों आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज, द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? आप सिंपली लिख सकते हो an agreement that doesn't fulfill, void agreement में लिखा था क्लासिफिकेशन में, an agreement that doesn't fulfill all the essential elements of a valid contract. An agreement that doesn't fulfill any one of the essential elements of a valid contract is said to be void agreement. चाहे lawful offer acceptance हो, legal relationship हो, capacities of parties हो, चाहे कुछ भी हो बच्चों, an agreement is said to be void if it does not fulfill any one of the essential elements of the Indian Contract Act में जो सेक्शन 10 में लिखे थे। In fact बच्चों an agreement between section 24 to 30 is not said to be a valid agreement, उनको void agreement बोला जाता है। So this is the meaning, और इसका meaning और कुछ भी नहीं है। An agreement can be enforceable by law if it fulfills all the essential elements of a valid contract under section 10, and if it does not fulfill any one of the elements then it is said to be void agreement. Clear? An agreement is said to be a valid contract. It is enforceable by law if it fulfills all the essential elements of a valid contract. But if it does not fulfill any one of the essential elements, अगर कोई भी एक भी एलिमेंट्स को ये आप उसके अगेंस्ट में जाता है, वायोलेट करता है, then it is not said to be a valid agreement. It is known as void agreement. इसको छोड़ के इनफैक्ट वट एवर एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड बिटवीन सेक्शन 24 to 30 ऑल्सो नोन एज बच्चों वॉइड एग्रीमेंट। सो दिस इज द मीनिंग, और इसका कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। लॉ में ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी जाती, जो पॉइंट है उस पर लिखा जाइए। एंड बच्चों डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G में लिखा है इसको। 2A 2B पढ़े थे हम लोग जैसे, वैसे ही बच्चों ये 2G H में है कॉन्ट्रैक्ट, आपको मालूम है G के बाद H आएगा, H में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो एग्रीमेंट हमें पहले पढ़ना चाहिए। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। जो भी एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो रहा दैट इज वॉइड। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड बिकॉज बच्चों इट डजंट हैव एनी लीगल कंसिक्वेंसेस। इसका कोई लीगल प्रमाणता नहीं होता, इसको लीगल सपोर्ट नहीं मिलती, इसको लॉ एनफोर्स नहीं करती, लॉ इसको मान्यता नहीं देती, इसको सोसाइटी नहीं मानती। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती दैट इज वॉइड बिकॉज इट डजंट गिव एनी लीगल कंसिक्वेंसेस। In fact, an agreement between section 24 to 30 is completely declared as void. It is void from ab initio.
What is the meaning of ab initio? From the beginning, जब से बन रहा है, जब से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है, तभी से ये गलत है, तभी से ही ये void है, ये कभी वैलिड हो ही नहीं सकता. एग्रीमेंट ही void है बच्चों. So clear, this is the meaning of void agreement. फिर से बताऊं आपको, an agreement which is not enforceable by law is said to be void agreement, or an agreement that doesn't fulfill all the essential elements या any one of the essential elements laid down in section 10 of the Indian Contract Act 1872 is known as void agreement. In fact, all the agreements which are explained between section 24 to 30 is completely declared as void. This is the meaning. Now the definition as per the section 2G of the Indian Contract Act 1872, an agreement which is not enforceable is said to be void as it does not give, because नहीं यहाँ पे लिखना है, as definition में जो लिखा है वो लिखोगे, as it does not give any legal consequences, क्योंकि ये किसी प्रकार की सरकार के द्वारा किसी भी मान्यता, किसी भी उनकी लॉ में रहे जो भी पॉइंट्स है उसको ये सपोर्ट नहीं करती. सो इट इज void from the ab initio, from the very beginning it is void. So this is the meaning of void agreement. Now बच्चों, आपका क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, किस किस सर्कमस्टांसेस में, किन किन परिस्थितियों में एक एग्रीमेंट को बच्चों void बोला जाता है. So according to section 2G of the Indian Contract Act 1872, the following are the circumstances where the agreement has been declared expressly as void. वैसे भी आपको मालूम है 24 से 30 तो पूरे ही void है, और भी कुछ बच्चों void भी है. So the first point बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे. What are the circumstances जहाँ पे एक एग्रीमेंट को void बोला जाता है? आपको बहुत कुछ मालूम है. सेक्शन 11, an agreement made with incompetent parties. कोई भी एग्रीमेंट अगर इनकॉम्पिटेंट पार्टीज आपको मालूम है उसको बच्चों void एग्रीमेंट बोला जाता है. सो द फर्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट मेड विथ ब मेड बिटवीन या मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11. ये 24 से 30 नहीं है, सेक्शन 11 में लिखा हुआ है. कोई भी एग्रीमेंट जो कॉम्पिटेंट पार्टी के साथ बनता है या उन लोगों में बनता है उसको बोला जाता है void agreement. अब इसका आंसर बच्चों तो पॉइंट में ही है. An agreement can be void, cannot be enforceable by law if it is made with the incompetent parties as per the section 11. The parties to a contract must be competent. वही आंसर लिखो, the parties to a contract must be competent to enter into a contract, and section 11 clearly mention that agreement with minor person, drunken person, lunatic person, person disqualified by law, insanity या person enemies of the country, these are the person to whom the agreement is completely declared as void. देखो बच्चों, बस आपको मैं बोल रहा हूं, आप इसको सुन के इग्नोर करोगे नहीं. यू हैव टू रिमेंबर एवरी पॉइंट एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बच्चों, व्हाट इज void agreement? An agreement which is not enforceable by law, an agreement that doesn't fulfill all the essential elements, an agreement that doesn't fulfill any one of the essential elements, an agreement laid down between section 24 to 30. These are called void agreement. And you have number of points to explain the circumstances कहाँ पे एक agreement void नहीं होता. And यही हमारा टॉपिक है. The number 1 is an agreement made with incompetent party, section 11. So an agreement can be void, cannot be enforceable by law if it is made with the incompetent parties, yeah, if it is made with the parties to enter into a contract who are not competent, who are minors, who are drunken, who are lunatic, who are insanity, who belongs to enemies of the country, who are not disqualified by law. So agreement with them, with those
incompetent parties as per the section 11 is completely void. It is void from the ab initio. ये शुरुआत से ही void है. ऐसा एग्रीमेंट अगर होता है तो लोग जिसको नुकसान होता है अगर वो माइनर होगा तो उसको तो रिटर्न मिलेगा, एंड जिसने ऐसा किया है बच्चों उसको पनिशमेंट उसके साथ, अगर उसने कुछ गलत किया उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट फाइन जो भी होगा मिलेगा, एंड वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होगा. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एग्रीमेंट मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टी सेक्शन 11 इज वॉइड. कोई भी एग्रीमेंट इनकॉम्पिटेंट पार्टी से बच्चों होता है उसको बोला जाता है वॉइड. बच्चों सेकंड पॉइंट आपका है, फर्स्ट पॉइंट एग्रीमेंट मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टीज. आपका सेकंड पॉइंट बच्चों है एग्रीमेंट मेड अंडर ए म्यूचुअल मिस्टेक. जो फ्री कंसेंट था बच्चों आपको, एग्रीमेंट मेड अंडर ए म्यूचुअल मिस्टेक. और बच्चों म्यूचुअल मिस्टेक या मिस रिप्रेजेंटेशन जो भी बोल सकते हो, एग्रीमेंट मेड अंडर ए म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20. सो अंडर सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, an agreement which is made under mutual mistake where the parties to a contract are not aware about the complete subject matter of the contract. जहाँ पे पार्टीज बच्चों सब्जेक्ट मैटर के लिए कम्प्लीटली अवेयर नहीं है, उनको डिटेल्स नहीं मालूम, टर्म्स कंडीशन नहीं मालूम, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गलती से कर लेते हैं, मिस्टेक से. That is also बच्चों not said to be a valid contract, that is known as void. वो तो एग्रीमेंट ही गलत है, that is also known as void agreement. बच्चों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पर इसके आंसर बच्चों वेरी सिंपल है, पॉइंट में ही आंसर है. An agreement which is not enforceable by law is known as void. पहला पॉइंट सेक्शन आपका 11 में एग्रीमेंट मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, इसका आंसर भी बच्चों वही आप लिख सकते हो. एनी एग्रीमेंट विच इज मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टीज बच्चों इज सेड टू बी void. एंड कौन कौन इनकॉम्पिटेंट पार्टी आप उसको लिख सकते हो. सेकेंड पॉइंट बच्चों हुआ एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट सेक्शन 20 implies that any agreement which is made under mutual mistakes of fact can be also बच्चों void बोला जाता है, उसको भी वैलिड नहीं बोला जाता. क्लियर बच्चों. थर्ड पॉइंट एग्रीमेंट द कंसिडरेशन ऑफ विच सेक्शन 20 गया, सेक्शन 11 गया. So an agreement the consideration of which is unlawful, जिस एग्रीमेंट में बच्चों कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होता, सेक्शन 23. हमें 24 से तो पढ़ना है पर हम लोग पहले पढ़े 11 देन पढ़े 20 अब 23. An agreement the consideration of which is not lawful but unlawful, जिस एग्रीमेंट का कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होता, सेक्शन 23 में लिखा है, तो आंसर यही होगा. An agreement the consideration of which either from both side हो या one of the side is not lawful, is not legal, that is not a valid agreement, it is completely void agreement, it cannot be enforceable by law, it is mentioned in section 23. So under section 23 of the Indian Contract Act 1872 आप एक लाइन लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अंडर सेक्शन 23 of the Indian Contract Act 1872 an agreement where the consideration is not lawful, जहाँ पे consideration lawful नहीं है दोनों साइड से या किसी एक साइड से, that agreement is void, is mentioned in section 23. क्लियर बच्चों. 3 पॉइंट्स हुए. पहला पॉइंट था सेक्शन 11 में एग्रीमेंट मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टीज. देखो आपको कितनी बार बोल रहा हूँ, सेक्शन 11 clearly mentioned that states that any agreement made with incompetent party is said to be void. Section 20 says that an agreement made under a mutual mistakes of fact is also said to be void. Section 23 बोल रहा है बच्चों an agreement the consideration or the object of which is not lawful is also said to be बच्चों void. क्लियर. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ पार्टली लॉफुल कंसिडरेशन, जहां पे कंसिडरेशन बच्चों लॉफुल नहीं है वो void. उसके बाद बच्चों सेक्शन 24 बोल रहा है पार्टली लॉफुल नहीं है, मतलब ये क्लियरली बोल दे रहा है अगर बच्चों एक साइड से लॉफुल है एक साइड से लॉफुल नहीं है, या एक इंसान आपको आधा लॉफुल चीज दे रहा है आधा अनलॉफुल चीज दे रहा है, जहां पे फुल्ली लॉफुल नहीं है वो भी वैलिड नहीं है वो भी void है,
एंड जहां पे किसी एग्रीमेंट में पार्टली अनलॉफुल कंसिडरेशन है, दैट इज ऑल्सो वॉइड। बच्चों कंसिडरेशन अगर वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा, चाहे पार्टली हो चाहे फुली हो, पर हमारे लॉ में लिखा है तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 an agreement is declared to be void if the consideration बच्चों is partly unlawful। अगर कंसिडरेशन बच्चों पार्टली मतलब नॉट फुली लॉफुल, तब भी इसको हम वॉइड बोलेंगे। अब अगर आप चाहो यहाँ बढ़ा सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। द टर्म कंसिडरेशन मीन्स प्राइस, इट मीन्स गिविंग समथिंग रिटर्न ऑफ रिसीविंग समथिंग, ये लिख सकते हो। एंड एन एग्रीमेंट मेड विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन 20 आपको 23 बोला। एंड अगेन बोला सेक्शन 24 एन एग्रीमेंट मेड विदाउट फुली लॉफुल कंसिडरेशन, जहाँ पे पार्टली अनलॉफुल है पार्टली लॉफुल है, that is also बच्चों known as void agreement section 24। so section 11 made with incompetent party, section आपका 20 made on the basis of mutual mistakes of fact, section 23 an agreement without lawful consideration, section 24 an agreement without फुल्ली लॉफुल कंसिडरेशन। बच्चों यहाँ पे और एक्स्ट्रा भी लिखा है, मैंने आपको आधा बताया, वो भी ऐड कर सकते हैं। सेक्शन 23 एन एग्रीमेंट मेड विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट एक ही साथ है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लॉफुल नहीं होगा या कंसिडरेशन भी लॉफुल नहीं होगा, वो सेक्शन 23 में बच्चों वॉइड हो जाएगा। एंड 24 में बच्चों जहाँ कंसिडरेशन पार्टली लॉफुल है या ऑब्जेक्ट भी बच्चे एक तरफ से लॉफुल है, अगर मैंने अपने घर को किराए पे दिया, हाँ ठीक है आप मुझे भाड़ा दे रहे हो, पर आप उसको गैम्बलिंग हाउस बना रहे थे, एक तरफ से सही एक तरफ से गलत है, तो बच्चों पार्टली लॉफुल कंसिडरेशन हो पार्टली अनलॉफुल हो, पार्टली ऑब्जेक्ट सही हो पार्टली ऑब्जेक्ट गलत हो या फुली गलत हो। सो 23 बोल रहा है बच्चों एग्रीमेंट मेड विद अनलॉफुल कंसिडरेशन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, 24 बोल रहा है पार्टली लॉफुल पार्टली अनलॉफुल कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर आधा लॉफुल होगा आधा अनलॉफुल होगा तब भी बच्चों उसको वॉइड बोला जाएगा। दिस इज द सर्कमस्टांसेस अंडर सेक्शन 24 वेयर एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी वॉइड। तो इसके साथ बच्चों हमारे 4 पॉइंट खत्म हुए। फर्स्ट सेक्शन 11 में एग्रीमेंट मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टी, सेक्शन 20 में एन एग्रीमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट, 23 में एन एग्रीमेंट वेयर द ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन आर नॉट लॉफुल, एन एग्रीमेंट 24 में एन एग्रीमेंट वेयर द ऑब्जेक्ट्स और द कंसिडरेशन इज पार्टली लॉफुल एंड पार्टली अनलॉफुल। देखो 23, 24 एक जैसे पॉइंट है। और एक बात बच्चों, पर्सनल बातें बोल रहा हूँ, सुबह से क्लास कर रहा हूँ, एज यू नो आप जानते भी हो, मुझे देख भी आप पा रहे होगे। सो बच्चों मेहनत बहुत जरूरी है। इस लॉकडाउन में भी लगभग सारे बैचेस मेरे हो रहे हैं, लगभग वही जितने हो गए 100 करीब बच्चे। तो बच्चों देखो मेहनत करने से सब होगा, ऐसे ही नहीं। अगर मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सीरियस हूँ, आई थिंक आप लोगों को भी सीरियस होना चाहिए। बच्चों टुडे स्टूडेंट्स आर द सिटीजन ऑफ टुमारो, वो तो दुनिया के लिए बनोगे आप। पहले आप अपने आप को खड़ा करो, अपने आप को प्रूव करो। एटलीस्ट ये देखो आप लोग जिस प्लेटफॉर्म में खड़े हो, आप लोग जो पढ़ते हो जो करते हो उसको ठीक से उचित तरीके से करते हो कि नहीं। पढ़ना इज नॉट ए ग्रेट चैलेंज बच्चों, कोई भी कोशिश करेगा पढ़ लेगा, पर पढ़ के सीखना समझना, उसको ज़िंदगी में अपनाना, उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना, पढ़ाई को ज़िंदगी का एक मकसद बनाना, ये बहुत ज़रूरी है एंड ये डिफ़िकल्ट है। पढ़ते सभी हैं पर एजुकेटेड बच्चों बहुत कम लोग होते हैं। डिग्री लेना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। देखो बच्चों रियल सेंस में क्यों एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, आप सभी जानते हो। मैं अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ मानता हूँ एंड अपने स्टूडेंट्स से सब कुछ डिस्क्लोज करता हूँ, सब कुछ शेयर करता हूँ एंड मैं किसी के बारे में कुछ परवाह नहीं करता लोग क्या सोचते हैं। पर बच्चों हमें अपनी ड्यूटी को पूरी अच्छे से करना चाहिए। सो बच्चों देखो एजुकेशन, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे स्टडी में
एक पॉइंट के बारे में लोग कितनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे हम लोग जितने भी 15-20 क्लासेस कर चुके हैं, हर एक जगह हम एक पॉइंट को कितने बेहतरीन तरीके से मोर एंड मोर एक्सप्लेनेशन दे के पढ़ रहे हैं। तो बच्चों लॉ भी एक पॉइंट को छोड़ता नहीं है, वो भी एक्सप्लेन करे। जितने बड़े बड़े हमारे जिन्होंने लॉ को लिखा वो कितने टैलेंटेड पर्सन होंगे, उन्होंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एंगल से उन्होंने कुछ चूक नहीं छोड़ी कि शायद ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो। तो कितनी जगह हम वॉइड एग्रीमेंट पढ़ते हैं, फिर डिटेल पढ़ते हैं, ऑफर पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस को डिटेल पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल पढ़ते हैं, कंसीडरेशन को डिटेल पढ़ते हैं, फ्री कॉन्सेंट एक छोटे से टर्म को डिटेल पढ़ते हैं। आज हम वॉइड एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं, कल और एक पॉइंट पढ़ेंगे। सो बच्चों ये सब क्यों लिखा है, थोड़ा कोशिश करो जानने के लिए। आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मेरी बातों को बस सुनो, देखो गलतियां हर कोई करता है, गलती एंड गलत में बहुत डिफरेंस होता है। गलती को सुधार सकते हैं, गलत और क्राइम होता है, गलत पनिशेबल होता है। आप कुछ भी काम करो, एक्सीडेंट कर दो, कोई गलत काम करो, जाके उसको एक्सेप्ट कर लो, आप बोल दो कि मेरे से गलती हो गई, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, पर आपको क्रिमिनल नहीं बोला जाएगा, वो आपकी गलती हो गई, तो उससे आपका नाम कभी खराब नहीं होगा। पर अगर आप गलत के साथ रहते हैं, गलत करते हैं, दैट इज पनिशेबल। तो इसीलिए तो बच्चों लॉ आपको इतना डिटेल क्लैरिफिकेशन दे रहा है हर चीज के बारे में। टर्म अन एग्रीमेंट मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टी, अन एग्रीमेंट मेड विदाउट full disclosure of facts but made under mutual mistakes, an agreement made with unlawful object or consideration, an agreement made with partly lawful object or consideration। बच्चों क्या क्या पॉइंट है, 11, सेक्शन 20, सेक्शन 23, सेक्शन 24, एक पॉइंट के बारे में इतना एक्सप्लेनेशन क्यों हो रहा है? जस्ट टू गिव यू कंप्लीट नॉलेज अबाउट द लॉ, अबाउट द बिजनेस लॉ, एंड ये बच्चों पर्सनल लॉ में भी चले जाएगा। अगर आप इसको बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंसली एंड पूरे बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, आई प्रॉमिस यू बच्चों, आप लोगों को कभी भी कोई हरा नहीं पाएगा। आप जिस प्लेटफॉर्म में खड़े होंगे वहां पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। बस मुझसे पढ़ाई मत सीखो, मुझे भी देखो, एनी गलती भी बच्चों सुधर जाएगी। आपका वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके पास वो जज्बात होने चाहिए, एंड फ्रेंडशिप आपको हमेशा आगे नहीं बढ़ाएगी। रियल एजुकेशन आपको रियल फ्रेंड्स देंगे, रियल लाइफ में आपको क्या सही क्या गलत, लाइफ में किसे चूज करना है, किस चीज में जाना है, किस प्लेटफॉर्म में जाना है, किस फील्ड में अपने आप को प्रूव करना है, वो आपको मिलेगा, पर आपके पास जब कंप्लीट नॉलेज होगा। क्लियर बच्चों? सो आगे बढ़ें। होप सभी को समझ में आ रहा है। void agreement, an agreement which is not enforceable by law, that doesn't fulfill all the essential elements, that doesn't fulfill any one of the essential element which is explained between section 24 to 30, ये भी लिखा था, पर यहाँ पे हम 11, 20, 23 एक्स्ट्रा पढ़े, then 24 पढ़े। नाउ बच्चों, an agreement made without consideration, पहला पॉइंट था विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन, सेकेंड पार्टली लॉफुल कंसिडरेशन, पूरी सेक्शन 25 है, 23, 24, 25 विदाउट कंसिडरेशन। यहां कंसिडरेशन है ही नहीं, यहां ऑब्जेक्ट नहीं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यहां लॉफुल वर्ड नहीं, विदाउट कंसिडरेशन is completely void. And you know, consideration means giving something in return of receiving something. It is the important elements of valid contract. Any agreement without consideration, lawful तो छोड़ो, अगर consideration ही नहीं है, चाहे कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, इट मस्ट बी रियल, इट मस्ट नॉट बी इल्यूसरी। ये काल्पनिक नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कम हो, ज्यादा हो, अभी हो, पहले पास्ट में था, फ्यूचर में हो, पर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट इज नॉट टेकन एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एग्रीमेंट नहीं बोला जाएगा। इट इज क्लियरली मेंशन इन सेक्शन 25। क्लियर बच्चों? सो एन एग्रीमेंट विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन, sorry, without consideration, without lawful consideration 23 या object, with partly lawful consideration objects 24, and बच्चों without consideration section 25। now बच्चों
Another point, section 26 देखो आ रहा है 24, 25, 26 एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। बच्चों यहाँ पढ़ते पढ़ते हम बिजनेस लॉ से थोड़ा अलग भी जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे दिया है एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। बच्चों लॉ कैन नॉट एनफोर्स टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। आपको कभी भी लॉ एनफोर्स नहीं करेगा आप इससे शादी करो, आप उससे शादी करो, आप किसी से भी शादी करो। दिस इज योर चॉइस। आपको लॉ या कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई पार्टी एनफोर्स नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। दिस इज योर चॉइस, योर लाइफ। कंप्लीटली यहां लिखा बच्चों, लॉ कैन नॉट फोर्स यू एनफोर्स यू टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, फैमिली डिसीजन, मिलके लो चाहे अकेले लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर सपोज एक्स बोलता है लॉ को कि वाई को किसी से शादी नहीं करने दिया जाए, वो शादी करेगी तो एक्स से करे, खुद से करेगी, या बोलता है मैं उसको दूंगा उससे करेगी। अगर पेरेंट्स भी बोले कि वो उसकी शादी, ऐसा एक एग्रीमेंट बनाओ। या कोई एक इंसान बोल, अगर तुम सलमान खान बोलेगा कि मुझे एक्स से शादी करना है एंड एक्स से दुनिया में कोई शादी नहीं कर सकता, अगर करेगी तो बस वो मुझसे करेगी, नहीं तो किससे नहीं करेगी। लॉ कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप उससे शादी करो। दैट इज योर चॉइस, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन। बच्चों एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मतलब अगेंस्ट हिज और हर मैरिज, उसकी या उसका मैरिज किससे नहीं हो सकता, ऐसा एग्रीमेंट बना दे लो एंड उसको स्टैम्प कर दे कि आप किसी से शादी नहीं कर सकते, करोगे तो वहीं से, या जिंदगी भर नहीं करोगे, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। दिस इज मेंशन इन सेक्शन 26 एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। इसीलिए हर एक इंसान को स्वाधीनता है कि वो अपनी चॉइस से 18 ईयर्स होने के बाद वो अपनी चॉइस से आगे बढ़ सकता है। सो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है कि वो ऐसे कभी शादी नहीं कर सकती, उसको करना है तो मुझसे करे या उससे करे, जो भी हो, दैट इज कंप्लीटली वॉइड। दैट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। नाउ 27 सिमिलर पॉइंट, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बच्चों, अगर मेरा इंस्टीट्यूट है बनियापाट में, मैं बोलूँ कॉमर्स ट्यूटर और बनियापाट में कोई नहीं खोल सकता, लॉ के पास एक एग्रीमेंट बनाओ कि क्वेंजर डिस्ट्रिक्ट में बनियापाट या टोटल क्वेंजर टाउन के ऊपर कोई भी कॉमर्स ट्यूटर नहीं खोल सकता, या बनियापाट में नहीं खोल सकता, ऐसा एक फी देके करवाऊं बच्चे, ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता। कोई भी इंसान, उसके पास पावर है, उसके पास ऑथोरिटी है, पर्सनल उसका राइट है कि वो इंस्टीट्यूट खोले, बनियापाट में खोले, मेरे इंस्टीट्यूट के सामने खोले, मेरे इंस्टीट्यूट के ऊपर अगर छत है एंड वो बिल्डिंग किसी और की है उससे किराए लेके खोले, मेरे इंस्टीट्यूट के नीचे खोले, साइड में खोले, उसका कहीं भी राइट है। उसको मैं कभी भी इंस्टीट्यूट खोलने से मना नहीं कर सकता। हाँ ये बात है मुझे उठा के खोले, ये अलग बात है, वो कहीं भी खोल सकता है। तो मैं ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकता कि इस एरिया में मेरा दुकान है तो उस दुकान वहाँ पे वैसा दुकान और नहीं होगा, वैसा चीज़ और नहीं होगा। अगर इंडिया में कार अगर टाटा कंपनी बेचेगी तो और कोई नहीं बेच सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अन एग्रीमेंट अगर जियो कंपनी मोबाइल डाटा देती है तो और कोई कंपनी नहीं देगी, ऐसा नहीं हो सकता। सबको राइट है, जो दे सकती है देगा, जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है वो नहीं देगा। So, according to section 27, an agreement seeking और imposing, अगर मैं आपको फोर्स करूँ ये वाला बिजनेस करो, वो वाला मत करो, चाहे ये करो, वो करो, वो करो, ऐसा नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी करोगे। सो लॉ तुम्हें एनफोर्स नहीं करेगा। एनी एग्रीमेंट मेड टू फोर्स ए पर्सन टू डू सर्टन बिजनेस और नॉट टू डू सर्टन बिजनेस, दैट इज कंप्लीटली डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर सेक्शन 27। हो गया बच्चों। तो इसी पॉइंट को फिर से रिवाइज करो। सेक्शन आपका पहले 11 बोलता है एग्रीमेंट मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टी इज वॉइड। सेक्शन 20 बोलता है एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक इज वॉइड। 23 बोलता है एग्रीमेंट मेड विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इज वॉइड। 24 बोलता है पार्टली लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इज वॉइड। 25 बोलता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। 26 बोला आपको एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। सेक्शन 27 बोला एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी के बिजनेस के अगेंस्ट में, मैं यहाँ पे क्लिनिक खोला हूँ, यहाँ पे और कोई क्लिनिक नहीं खोल सकता, दैट इज बच्चों 27 में वॉइड, ऐसे एग्रीमेंट नहीं होते हैं। देन 28 एक बता देता हूँ। 28 एग्रीमेंट कैन बी वॉइड इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स।
अगर कोई भी एग्रीमेंट लीगल प्रोसीडिंग, सपोज आपको कंपनी खोलनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 में उसकी फॉर्मेलिटीज़ है, आपके डॉक्यूमेंट्री वर्क हैं, आपको जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, जो भी कंपनी खोलने के लिए जो उसका प्रोसीडियर्स है, अगर आप बोलोगे वो प्रोसीडियर को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे सपोज ज़मीन खरीदने के लिए आपको डीड बनाना पड़ता है, फिर पट्टा वगैरह सब होता है, उसके लिए मैप वगैरह सब, अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे और ज़मीन खरीद लेंगे पैसा देके, तो वो ज़मीन को कोई भी छीन लेगा, कोई भी किसी को हक जमा लेगा बच्चों। सो आपने लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो नहीं किया। सो एग्रीमेंट कैन बी वॉइड अगर इफ इट डज नॉट फुलफिल द लीगल प्रोसीडिंग्स, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जो जो आपको करना है बच्चों, अगर आप उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करते, दैट इज वॉइड। सपोज बच्चों आपको राशन लेना है, आप राशन दुकान पे आओगे जो कंट्रोलर गवर्नमेंट के हैं, जहाँ पे आपको फ्री में या 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ में मिलता है, पर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको कैसे मिलेगा? तो आपको अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपको राशन कार्ड पाने के लिए अप्लाई करना है। सो बच्चों एग्रीमेंट विच इज़ अपोज द लीगल प्रोसीडिंग दैट डजंट फुलफिल लीगल, जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो प्रोसीडियर्स, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करोगे या लॉ के अगेंस्ट में करोगे, दैट इज कंप्लीटली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। सेक्शन 28 के अंदर बच्चों उसको वॉइड बोला जाएगा। देखो बच्चों आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, 24 से मैं बोल दिया, 24 बोला पार्टली लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, 25 बोला विदाउट कंसिडरेशन, 26 बोला इन द स्टेट ऑफ मैरिज, 27 बोला इन द स्टेट ऑफ ट्रेड, एंड अभी 28 बोल रहा हूँ इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर लीगल प्रोसीडिंग्स भी फॉलो नहीं करता उसको हम लोग कभी भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर बच्चों? देन 29, हमें मालूम है 30 तक है, एक्स्ट्रा भी हम पढ़े। 29, इन केस ऑफ अनसर्टन एग्रीमेंट, an agreement the meaning of which is not certain, the meaning of which is not precise, is not definite, is not clearly defined, हमें समझ भी नहीं आ रहा इसका मीनिंग क्या है, टर्म्स कंडीशन लिखे नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, that agreement is completely declared as void. Clear? An agreement the object of which is not certain, is not definite, is not clear, is void. Clear बच्चों? This is the another circumstances in 29 that makes an agreement void. Then बच्चों सेक्शन 30 याद रहा, सेक्शन 11 में मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टी, सेक्शन 20 में मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक्स। देखो मैं बोल रहा हूँ an agreement made with incompetent parties, an agreement made under mutual mistakes, an agreement without lawful consideration, सेक्शन 23 में an agreement made with partly lawful consideration, 24, 25 में without consideration, in the extent of marriage, 26, in the extent of trade, 27, in the extent of legal proceeding, 28, without certainty of meaning, 29, the uncertain agreement. Now बच्चों an agreement by way of wager 30, the most important आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। तो ना बच्चों वेजर का मतलब क्या है, वेजर का मतलब क्या है बच्चों, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज कंप्लीटली वॉइड, एंड वेजर मतलब बच्चों बेटिंग करना, वेज मतलब बेटिंग, जुआ खेलना, शर्त लगाना। आपने मूवी देखा होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जहाँ पे कोई शायद एक हीरो था, इमरान हाशमी, जैसे बहुत सारी मूवी हैं, हाँ इमरान हाशमी था शायद, जन्नत ना क्या फिल्म थी याद नहीं है, बस सुना है बच्चों। वहाँ पे वो बैटिंग होता था, हर क्रिकेट मैच में बैटिंग लगाता था, उसको पुलिस ढूंढती थी। तो बच्चों सोचो वैसे एग्रीमेंट बच्चों कंप्लीटली वॉइड होते हैं। एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू ए बेटिंग, that if a certain thing will happen that I will give you this amount or you will have to pay me this amount. So बच्चों betting, enter into an agreement of betting उसे बोलते हैं wager, and this agreement is completely declared as void under section 30. सोच लो क्यों उसको पुलिस दौड़ाती थी, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बच्चों सेक्शन 30 में बहुत सारे टीवी में दिखाता है स्मगलिंग, लोग क्रिकेट मैच के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, रियलिटी में भी बच्चों बेटिंग लगती है। So बच्चों एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर अंडर सेक्शन 30 इज कंप्लीटली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। वेजर मीन्स बेट, वेजर का मतलब है बेट,
एंड ए वेजर में बी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट टू पे और पे मनीज वर्थ। वेजर का मतलब बच्चों टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट। अगर ये होता है तो आपको इतना पैसा दूंगा, अगर इंडिया जीतता है, अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा इतना स्कोर करता है तो ये प्राइज देना पड़ेगा, छक्का मारता है तो ये आपको पेमेंट देना पड़ेगा। सो वेजर मीन्स टू पे money or money's worth on the happening of certain event and it is completely declared as void under section 30। हो गया 30 बच्चों। 24 partly lawful consideration, 25 without consideration, 23 अलग था। in the state of marriage 26, in the state of trade 27, in the state of legal proceeding 28, uncertain agreement 29, by way of wager 30। एंड बच्चों और एक पॉइंट एक्स्ट्रा हम लोग पढ़े 11 कॉम्पिटेंट पार्टीज, देन पढ़े बच्चों 20 मेड विद म्यूचुअल मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट एंड 23 विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। देन 24 से 30 तक पढ़े सीरियली, पहले 11 20 23, देन 24 25 26 27 28 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कोड एक्ट में। लास्ट पॉइंट बच्चों एक्स्ट्रा एक पॉइंट है, an agreement to do an impossible act। an agreement to do an impossible act, कोई भी impossible act के लिए जो agreement होता है बच्चों उसको बोला जाता है void agreement। an agreement to do an impossible act, कोई भी agreement to do an impossible act section 56। आपको मालूम है to make a stair up to the moon, discovering the money treasure by magic chant, an agreement where the parties to a contract enter into an agreement या contract में घुसते हैं to do something that is legally or which is actually really बच्चों impossible, जहाँ पे काम होना संभव नहीं है, that is known as बच्चों void agreement। सेक्शन 56 बताता है कि an agreement to do an impossible act which is not possible is completely declared as void। So this is all about the circumstances to 11 20 11 20 23 24 25 26 27 28 29 30 and finally 56। These are the 11 points, 11 sections, 11 situations, 11 circumstances where the agreement is not enforceable by law, is not said to be a valid agreement, is never कभी नहीं बन सकता valid contract। So this is all about the void agreement and the circumstances of void agreement। क्लियर बच्चों? होप सभी को समझ में आया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट्स में ही आंसर है। सेक्शन के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, कंप्लीट सेक्शन के साथ। सो आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से पढ़ो। आपका एग्जाम करूंगा मैं, जो करने वाला था शायद नहीं किया, हाँ नहीं किया मैंने, आज करना था, पर मैं आपका एग्जाम थर्सडे को रखता हूं। सो यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ अबाउट दी थर्सडे एग्जाम। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।